अजीज़ तलबा, मेरा आज का लेक्चर शौकत सिद्दीकी के अफसाने उस्ताद मोहतरम पर मबनी है। हम अफसाने पर भी बात करेंगे और उसका तनकीदी जायज़ा भी लेंगे, लेकिन इससे पहले शौकत सिद्दीकी के मुख्तसर हालात ज़िंदगी, उनकी अदबी हैसियत और तर्ज तहरीर पर बात करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने सबक की जानिब। पहले बात करेंगे शौकत सिद्दीकी के मुख्तसर हालात ज़िंदगी पर और उनके अरसा हयात पर, जो कि 1923 से 2006 पर मुश्तमिल है। शौकत सिद्दीकी 1923 में लखनऊ में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम अपने आबाई शहर में हासिल की। 1944 में सियासियात में MA की डिग्री हासिल की। क़याम पाकिस्तान के बाद 1950 में हिजरत करके लाहौर मुंतकिल हो गए। लाहौर में कुछ अरसे क़याम के बाद कराची में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार की। शौकत सिद्दीकी अपनी तहरीरों में समाजी हकीकत पसंदी की तकनीक को इस्तेमाल करने के लिए मशहूर थे। उन्होंने अपनी तहरीरों में गरीब तबके की ज़िंदगी को बड़ी कामयाबी के साथ पेश किया। पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड और तरक्की पसंद तहरीक के सरगर्म कारकुन थे। अमली ज़िंदगी में सहाफ़त में हिस्सा लिया और 1984 में सहाफ़त से दस्तबरदार हो गए। 2006 में खालिक हकीकी से जा मिले। अब बात करेंगे उनकी अदबी हैसियत पर। दौरे जदीद के मुमताज़ अफसाना निगारों में शौकत सिद्दीकी नुमाया मुकाम के हामिल हैं। ज़बान बंदी के दौर में उन्होंने जो पैराया इजहार इख्तियार किया, वो अपनी मिसाल आप है। इस दौर के दीगर अफसाना निगारों की तरह उन्होंने अलामती अंदाज अपनाया, जो उर्दू अदब में एक नई लहर का आगाज़ था। यही वजह है कि अदबी हलकों में इसे खूब पजीराई हासिल हुई। अब उनके तर्ज तहरीर पर तबसरा। शौकत सिद्दीकी तरक्की पसंद तहरीक से खासे मुतासिर थे। यही वजह है कि अदब बराए ज़िंदगी की ठोस हकीकत के तहत उनके अफसानों में अफराद और माशरे की बाहमी आवेजिश की तस्वीर कशी बदरजा अतम दिखाई देती है। इनके किरदार अपनी इनफरादी और शख्सी हैसियत के साथ अपने तबके और समाजी मनसब के नुमाइंदा भी नज़र आते हैं। यही हकीकत निगारी उनकी एक और अहम खूबी है। मगरबी अदब से मुतासिर उनकी हकीकत निगारी हमें चार्ल्स डिकेंस की मुकल्लद नज़र आती है। कहानी का अंसर पूरे अफसाने में बरकरार रहता है और कारी का उकताहट का शिकार हुए बगैर कहानी की दिलचस्पी में महव रहता है। ऐसे कि अफसाना मुकम्मल करते ही बन पड़ती है। पुरतासीर और बरजस्ता मुकालमे उनके अफसानों की जान है। असर अंगेज़ी और अल्फाज की बरजस्तगी ने उनके अफसानों को अदबी हैसियत से माला माल कर दिया। अलगर्ज शौकत सिद्दीकी अफसाना निगारी के मैदान में दौरे जदीद के हरावल दस्ते में पेश पेश नज़र आते हैं। अब बात करेंगे उनके अफसाने पर, जिसका नाम है उस्ताद मोहतरम। हम इसके बुनियादी नुकात के हवाले से कहानी पर बात करेंगे। सबसे पहले तो अफसाने के आगाज़ में प्रोफेसर कियानी के मामूलात के बारे में बताया गया है कि वो दिन के अपने मामूल गुजार कर रात में खाना खाने के बाद पार्क की चहलकदमी करते थे, चाय खाने पर जाते थे, चाय पीते थे और फिर घर वापस सोते थे। और इसी तरह की एक रात थी जब वो घर वापसी के बाद कॉपियों की जांच कर रहे थे। इम्तिहानी कॉपियाँ थीं, अंग्रेज़ी अदब की कॉपियाँ थीं जिनकी वो जांच कर रहे थे। और उस दौरान उन्हें गुस्सा आया क्योंकि तालिबे इल्म ने जो MA इंग्लिश का पर्चा दिया, उसे शेक्सपियर के नाम के हिज्जे भी नहीं आते थे। इसी वजह से प्रोफेसर साहब चिढ़ गए थे कि अंग्रेज़ी अदीबों के नाम तक लिखने नहीं आते और अदब में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने चले हैं। उसी रात एक सियासी शख्सियत की ईमा पर 4 बदमाश उनके घर में दाखिल हुए।
انہیں زبردستی اپنے ساتھ پکڑ کر لے گئے، انہیں اغوا کیا اور اس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ابتدا میں پروفیسر صاحب نے فرار کی کوشش کی، لیکن ایک پیٹرول پمپ پر جہاں وہ پیٹرول بھروانے رکے تھے اپنی گاڑی میں، تو وہاں سے ان کا فرار ایک آسان کام نہیں تھا۔ وہ باہر نکلے بھی گاڑی سے اور اس کے بعد ایک ٹرک کے پیچھے جا کر چھپ بھی گئے، لیکن اغوا کاروں نے انہیں پکڑ لیا تو اور اس کے بعد انہیں اس طرح سے آ دبوچا کہ پھر پروفیسر صاحب نے فرار کی کوشش ترک کر دی، گویا کہ انہیں فرار کی کوشش میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب ایک سیاسی شخصیت تھی جس نے انہیں اپنے بلایا تھا، وہ اغوا کار انہیں اس سیاسی شخصیت کے روبرو لے گئے، اور پروفیسر صاحب جب وہاں پہنچے تو سیاسی شخصیت نے پہلے تو ان اغوا کاروں کو ایک ڈرامے کے انداز میں ڈانٹا کہ تم پروفیسر صاحب کو اتنی بدتمیزی کر کے اس قدر بد تہذیبی کے ساتھ لے کر آئے ہو، اور اس کے بعد پروفیسر صاحب کو لے کر اپنے ڈرائنگ روم میں آ پہنچا۔ اس کے بعد اس نے پروفیسر صاحب سے اپنا مدعا بیان کیا کہ آپ کو میں نے ایک تقریر لکھنے کے لیے زحمت دی ہے کہ کل دن 10 بجے مجھے سماجی بہبود کی کانفرنس کے اجلاس میں شرکت کرنی ہے اور اس کی صدارت کرنی ہے، تو مجھے ایک خطبہ صدارت چاہیے۔ اب پروفیسر صاحب نے اس بات پر تیکھا لہجہ اختیار کیا کہ میں ذہنی کام اس حالت میں اس وقت نہیں کر سکتا، تو اس سیاسی شخصیت نے پروفیسر صاحب کو ایک بھاری رقم کی پیشکش کی، جو اس وقت 3,500 روپے، یعنی اس وقت کے حساب سے یہ خیال میں رہے کہ یہ اگر افسانہ لکھا گیا ہے تو یہ شاید 60s سے 70s کے دور کا ہوگا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں رقم جو تھی وہ ایک بڑی رقم شمار کی جاتی تھی۔ تو پروفیسر صاحب کو تقریر لکھنے کی جو پیشکش کی گئی 3,500 کی گئی، جس سے ایئر فرانس کا سیزنل ٹکٹ خرید کر یورپ کی سیر بھی کی جا سکتی تھی۔ تو اس کے بعد پروفیسر صاحب نے اس پر بھی منع کر دیا اور وہاں منع کرنا چاہا کہ یہ میرے اصول کے خلاف ہے اور میں یہاں خطبہ نہیں لکھ سکتا کیونکہ میری ذہنی حالت درست نہیں ہے۔ تو ایسے میں پروفیسر صاحب نے کہا کہ پروفیسر صاحب کو سیاسی شخصیت نے کچھ غصہ دلایا اور کہا گیا کہ آپ کے علاوہ اور کوئی بھی ایسا نہیں جو اس موضوع پر خطبہ صدارت لکھ سکے۔ تو پروفیسر صاحب کے منہ سے یکدم نکلا کہ یہ ڈاکٹر نازش کی توہین ہے کہ وہ سماجی علوم کے ماہر ہیں، سوشیولوجی پڑھاتے ہیں اور میں تو انگریزی ادب پڑھاتا ہوں۔ اب اس سیاسی شخصیت نے فوراً پینترا بدلا اور کہا کہ اگر آپ نہیں لکھ کر دیں گے تو میں ان کو بلوا لیتا ہوں۔ پروفیسر صاحب کو ایک دم خیال آیا کہ مطالعے کے لیے کس قدر ایک لذت ضروری ہوتی ہے۔ جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے مطالعے کی لذت کا خیال کرتا ہے اور اس کے لیے رات کا وقت منتخب کرتا ہے، اور اسی حوالے سے پروفیسر صاحب سوچ رہے تھے کہ مطالعے کے لیے جو یکسوئی اور تنہائی کا میسر ہونا شرط ہے، یہ دونوں خوبیاں رات کے وقت بخوبی میسر ہوتی ہیں، اسی لیے مطالعے کے وقت لیے بہترین وقت رات کا یا صبح صادق کا وقت جو ہوتا ہے وہ بہترین قرار دیا جاتا ہے۔ پروفیسر صاحب کے نزدیک صاحب ثروت لوگوں کا اپنی داد و تحسین کی غرض سے تقاریر لکھوانا احمقانہ مشاغل میں شمار ہوتا تھا۔ اب یہ سوچ رہے تھے کہ مجھے تو اس طرح سے اس آدمی نے اس طرح زج کیا، اب ایک اور ایسی صاحب علم شخصیت کو وہ تنگ کرے گا، اس سے بہتر ہے کہ میں خود ہی تقریر لکھ کر دے دوں۔ سو پروفیسر صاحب نے حامی بھر لی اور اس صاحب ثروت شخص کو جو پروفیسر صاحب سے خطبہ صدارت اپنی طاقت اور دولت کے زور پر لکھوانا چاہ رہا تھا، تو جو پروفیسر صاحب تھے یعنی استاد محترم، انہوں نے اپنی جھنجھلاہٹ اور دن بھر کی مصروفیات غارت کرنے کا بدلہ لینے کے لیے نہایت ہی کج فہم، بیکار اور بے معنی الفاظ کو اپنی تقریر میں شامل کیا جو صدر مجلس نے سامعین کے گوشے گزار کرنی تھی۔ یہ ایک ایسی تقریر تھی جو لکھی گئی کہ اس کے پڑھے جانے پر صدر مجلس کے لیے شرمندہ ہونا پڑتا، اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا، اور یہی سوچ سوچ کر استاد صاحب خوش ہو رہے تھے۔
अब प्रोफेसर साहब ने जिंदगी की निस सदी माशरे में इल्म की रोशनी फैलाने में गुजार दी थी, इसलिए उन्होंने सोचा था कि तकरीब में मौजूद हाजरीन पढ़े लिखे होंगे। उस्ताद मोहतरम ने उनसे उम्मीदें बांध रखी थी कि पढ़े लिखे लोग ऐसी तकरीर पर सख्त एहतजाज करेंगे, लेकिन इसके बरक्स हुआ कि अखबार में, अगले दिन के अखबार में सियासी शख्सियत की तहरीर को मुतासिर कुन करार दिया गया। हमारे माशरे में इल्म की हकीकी कदर ही नहीं है और पढ़े लिखे जाहिलों के माशरे में ऐसी सियासी शख्सियत जिन्हें अपनी तकरीर तक लिखना नहीं आती, रहबरी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। उनका असर और रसूख भी इतना है कि पढ़े लिखे लोगों समेत मीडिया को भी अंधा, बहरा और गूंगा बनना पड़ता है। और जो ये अमल था जिसमें लोगों ने सराहा, उस तकरीर को मुतासिर कुन करार दिया गया, तो इससे यही जाहिर होता है, खुतबा सुन लिया और उसके बाद सबने दाद दी कि हम इल्मी बातों की कदर नहीं करते और असर और रसूख रखने वालों की इल्मियत पर सवाल करने की बजाय अपनी इल्मियत को भी खाक में मिला देते हैं। ये सब पढ़ने के बाद प्रोफेसर साहब शदीद सदमे की हालत में थे। इस कदर सदमे की हालत में थे कि वो घर से बाहर निकल गए और उनकी बेकरारी कम ना हुई। और इसके बाद कुछ 15 मिनट गुजारे और उसके बाद जब वो घर वापस आए तो सदमे का एक सबूत अपने साथ लेकर आए। दर हकीकत वो जाहिल लोगों पर नाअहल सियासतदानों की हुक्मरानी और लुत्फ और बेमानी तकरीर पर दादो दहेज से सख्त नाला हो गए थे। उन्हें इस कदर सदमा पहुंचा था कि असल गधे को अपने घर ले आए और उसे हकीकी उस्ताद का दर्जा दे डाला। अपनी कम इल्मी और कच फहमी का एतराफ़ किया और ये रवैया ऐसे जाहिलाना माशरे के मुंह पर तमाचे के मुतरादिफ है जहाँ असातिज़ा कराम को, उलमाए कराम को कदर मंजिलत हासिल नहीं। ऐसे ही माशरे दरअसल अपने ज़वाल की तरफ बढ़ रहे होते हैं जहाँ असातिज़ा कराम को इज़्ज़त व एहतराम हासिल नहीं होता। अब हम इस अफसाने के मरकज़ी ख्याल पर बात करेंगे। शौकत सिद्दीकी ने इस अफसाने के ज़रिए अवाम की कच फहमी और कम इल्म लोगों की हुक्मरानी के अलमिये को बयान किया है। ऐसे माशरे में दौलत के ज़ोर पर इल्म को ख़रीदने की कोशिश की जाती है और इल्म की दौलत की कोई कदर नहीं। पैसे के ज़ोर पर अवाम पर हुकूमत के लिए नाअहल लोग मुसल्लत हो जाते हैं और जाहिल अवाम उनकी गलत बात को भी दुरुस्त गर्दानते हैं। असल गधे को उस्ताद मानना इस बात की तरफ इशारा है कि असातिज़ा कराम और उलमा की ऐसे माशरे में कोई कदर नहीं है। अब इस अफसाने का तनकीदी जायज़ा देखा जाए तो ये हकीकत पर मबनी मौजू है जिसमें मुसन्निफ ने, अफसाना निगार ने समाजी तल्ख हक़ाइक़ को उजागर किया है और अवाम का एक रुझान जो अमीरों की कासालैसी करना, उनकी चमचागिरी करने का जो रुझान है, तो उसकी तर्जुमानी करते नज़र आते हैं, जिसके लिए उन्होंने बहुत पुरअसर अंदाज इख्तियार किया है। उन्होंने प्रोफेसर साहब यानी उस्ताद मोहतरम के जज्बात की सही तर्जुमानी की है कि पहले वो उस्ताद अपना बदला लेने के लिए ऐसी मुहमिल तकरीर लिखते हैं और सोचते हैं कि अवाम इस तकरीर पर उन्हें तज़हीक का निशाना बनाएंगे, लेकिन इसके बरक्स होता है जिससे प्रोफेसर साहब अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठते हैं। देखा जाए तो अफसाने में रब्तो तसलसल नज़र आता है। बात शुरू होती है प्रोफेसर साहब के मामूलात से और उसको आखिर में प्रोफेसर साहब के जज्बात की अक्कासी पर ख़त्म किया जाता है और जुज़ियात को जहाँ तक देखा जाए अफसाने में बेतहाशा इस्तेमाल किया गया है। इन्होंने छोटी छोटी बातों को भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। प्रोफेसर साहब के मामूलात का जिक्र किया है, इम्तिहानी कॉपियों की जांच का जिक्र किया है और उसके बाद वो जो अगवाकार उन्हें अगवा करके लेके जाते हैं, पेट्रोल पंप पे रुकते हैं, पेट्रोल पंप पर जो जो वाक़यात होते हैं उनको बयान किया है। यानी यहाँ पर जुज़ियात निगारी को बहुत बेपनाह इस्तेमाल किया गया है। बहरहाल तहरीर सादा है, आसान है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि सलीस पेराए इजहार इख्तियार किया गया है। और आखिर में बात ख़त्म करूँगी अवाम की कच फहमी पर। साहिब अफसाना ने अवाम की कच फहमी को मौजू बनाया,
کم علم لوگوں کی حکمرانی کا جو المیہ ہمارے معاشرے میں درپیش ہے اسے انہوں نے بھرپور انداز میں اجاگر کیا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ آج کا یہ لیکچر یہیں تمام ہوا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔